Hello students, how are you all? A very good afternoon. Dear students, मैं आपकी मेंटर दीपिका आज लेके आई हूँ पटवार में पेपर नंबर 21 के इंग्लिश के सॉल्यूशंस. Dear students, you guys very well know कि क्लियर विजन क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं पटवार पेपर में 85% के लिए 85 टेस्ट सीरीज, और उसी सीरीज का आज हम 21 पेपर नंबर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो आ जाइए. आई एम वेटिंग कि सभी लोग ज्वाइन कर ले जल्दी, सो दैट विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम जल्दी शुरू करें. चलिए एक बार बता दीजिए, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? ऑल राइट, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं. शुरू कर दिया, और हमारा पहला प्रश्न है. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, we have to choose the word which is most nearly same in meaning, so we have to find out the synonym of the given word. Right, हमें क्या करना है? हमें बताना है synonym. पहला शब्द है फ्यूस्टन या फिर फ्यूस्टन. both pronunciation are correct. पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, यस, ठीक है. पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है. क्या होता है? नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है. ठीक है. मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसका होता है कि कोई चीज हम जब बढ़ा चढ़ाकर बताएं, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना. Shall I write it in some small words? क्या मैं इसको थोड़े छोटे शब्दों में लिख दूं? चलिए, बढ़ा चढ़ाकर बोलना. दैट इज क्वेश्चन. ठीक है. इंग्लिश में बात करें तो पॉम्पस स्पीच जो होती है, वही हमारा क्वेश्चन होता है. क्लियर? ऑप्शंस पे चले. अनप्रिपेंशियस, अनप्रिपेंशियस. पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में OUS है. लास्ट में क्या है? OUS है. तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा ये मुझे आप लोग बताइए. आई एम वेटिंग कि आप लोग मुझे इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताएं, तब तक हम इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं. ऑलराइट, इसका मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ही सिंपल, सरल, सिंपल हो, सरल हो, सिंपल होना या फिर सरल, दैट इज दिस वर्ड. नेक्स्ट वी हैव टिमिड. टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड का मतलब होता है मामूली सा, तुच्छ, मियागर. इंग्लिश में बात करें तो मियागर, मामूली सा, दैट इज टिमिड. राइट. नेक्स्ट वी हैव एरोगेंट. एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स अहंकारी. अहंकारी मतलब हर टाइम जो गुस्से में रहे, वही होता है एरोगेंट. वेरी गुड आफ्टरनून. गुड. पार्ट ऑफ स्पीच इसका है एडजेक्टिव. वेरी गुड, आप लोगों को समझ तो आ रहे हैं. नेक्स्ट वी है कोर्टियस. कोर्टियस. कोर्टियस का मीनिंग द वन हु इज वेरी रिस्पेक्टफुल, दैट इज कोर्टियस. जो दूसरों की बहुत रिस्पेक्ट करे, बहुत अच्छे तरीके से दूसरों से बात करे, दैट इज कोर्टियस. तो डियर स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस हमने देख लिए हैं. तो मुझे राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए. चारों ऑप्शंस हम देख चुके हैं.
फ्यूस्चन का मीनिंग क्या होगा, बढ़ा चढ़ाकर बोलना होगा, तो फ्यूस्चन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्यूस्चन का सिनोनिम भी हो जाएगा एरोगेंट। ठीक है, एरोगेंट का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज जोर जोर से बोली जाए, बढ़ा चढ़ा के बोली जाए, दैट इज एरोगेंट वे में बोली जाए। क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक्रू, एक्रू पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वर्ब, ठीक है। एक्रू का मतलब क्या होता है, एक्रू का मतलब होता है कि कोई चीज समय के साथ बढ़ रही हो, टू इंक्रीज ओवर टाइम, टू इंक्रीज ओवर टाइम, समय के साथ कोई चीज बढ़ रही हो, कोई चीज एम्प्लीफाई हो रही हो, कोई चीज एस्केलेट हो रही हो, एस्केलेट हो रही हो, दैट इज वो चीज एक्रू हो रही हो। क्लियर, वो चीज क्या हो रही हो, एक्रू हो रही हो, ग्रो कर रही हो, एक्यूमुलेट कर रही हो। ऑप्शंस पे चले। पहला शब्द है एक्यूमुलेट करना, इंटेंसिफाई होना, बढ़ना, दैट इज एक्यूमुलेट होना। ग्रो करना, बढ़ना, दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन जो ज्यादा क्लियरली, जो ज्यादा नियर सिनोनिम होगा ना, वो एक्यूमुलेट ही होगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एकोमोडेट करना मतलब किसी को शेल्टर दे देना, किसी को शेल्टर दे देना। एकोमोडेट कर देना मतलब किसी को शेल्टर दे देना, किसी को रहने की जगह दे देना, किसी को रख लेना, किसी को शेल्टर दे देना। एंड सफिस करना, सफिस करना इज व्हाट, कि सेटिस्फाई कर देना, जो भी हो इनफ हो, टू बी इनफ, जितना है उतना काफी है, सेटिस्फाई है। क्लियर, नो माय डियर स्टूडेंट, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, एक्यूमुलेट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। अच्छा, क्यों है जा गया कि पार्ट ऑफ स्पीच क्यों जरूरी है, यहां पे पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग, तो हमें एंटोनिम, विलोम शब्द बताना है। शब्द है हमारे पास टेस्टिफाई, शब्द है हमारे पास टेस्टिफाई। टेस्टिफाई मतलब वर्ब है, मुझे बता दीजिए, मैं सबको क्लियर तो हूं ना। ओके, टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना, गवाही देना इज व्हाट, टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का शब्द मतलब, टेस्टिफाई हमारा वर्ब है जिसका मतलब होता है गवाही देना। ठीक है, ऑप्शंस पे चले। अनाउंस करना, कोई चीज बता देना, कोई चीज बता देना, इन्फॉर्म कर देना, या फिर टेस्टिफाई कर देना, डिनाई कर देना, ना कर देना। वीटो मतलब बैक, बैक, अंडू, रिजेक्ट, दैट इज व्हाट, वीटो, रिजेक्ट कर देना। निगेट कर देना, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं शब्द। निगेट कर देना मतलब रेसिंड कर देना, मतलब एब्रोगेट कर देना, मतलब कैंसिल कर देना, वही हमारा क्या होता है, निगेट होता है, डिनाई होता है, रिजेक्ट होता है, विटो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर हम देखें कि हमें टेस्टिफाई का एंटोनिम पूछा है, तो टेस्टिफाई का एंटोनिम हो जाएगा गवाही देना, मतलब उसका एंटोनिम डिनाई करना। ठीक है, गवाही देना मतलब मैं प्रेजेंट हूं, मैं उस चीज की मौजूदगी में हूं, उस चीज की हाँ में हूं, और डिनाई मतलब मैं उस चीज को बिल्कुल रिफ्यूज कर रहा हूं, बिल्कुल ही ना कर रहा हूं, दैट इज डिनाई। अच्छा, दो शब्द होते हैं, डिनाई होता है और रिफ्यूज होता है। क्या मुझे इन दोनों का आप लोग डिफरेंस बता सकते हो? आई एम वेटिंग कि डिनाई और रिफ्यूज में क्या अंतर होता है, आप लोग मुझे बता सकते हैं?
देखिए, गुड। डिनाई का मतलब क्या होता है और रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? डिनाई तो होता है कि मैं किसी चीज को अनट्रू बताऊं, कि कोई चीज पास्ट में हो चुकी लेकिन मैं उसको अनट्रू बोलूं कि नहीं ऐसा नहीं था, ये तो गलत है, ना कर देना, दैट इज डिनाई कर देना। और रिफ्यूज क्या होता है कि कोई मुझे कोई मुझे किस चीज के बारे में पूछे, परमिशन ले और मैं उसको रिफ्यूज कर दूं। ठीक है, तो डिनाई का मतलब तो हमें कोई चीज अनट्रू कर देना, दैट इज डिनाई कर देना। और रिफ्यूज का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, जैसे ऑफर प्रपोजल जो आते हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है, रिफ्यूज किया जाता है। और एक और इजी वे में समझने के लिए, डिनाई जो होता है वो पास्ट एक्शंस के लिए होता है, कि कोई चीज एक्शन जो है, कोई चीज पास्ट में हो चुकी और मैं उसको डिनाई कर रहा हूं। एंड रिफ्यूज इज व्हाट, रिफ्यूज फ्यूचर के लिए होता है, कोई मुझे फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है उसके लिए पूछे, मैं उसे रिफ्यूज कर दूं। क्लियर? when somebody asks me, do you want a cup of tea, do you want to go somewhere, then I refuse him, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं जाना। तो फ्यूचर की एक्शंस के लिए हम रिफ्यूज यूज करते हैं, और जब पास्ट में हमारी एक्शंस हो चुकी उसके लिए हम डिनाई यूज करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वी हैव बैरन। बैरन, बैरन का मतलब अनफर्टाइल, वही क्या होती है बैरन, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ, वही क्या होती है हमारी बैरन होती है। ऑप्शंस पे चले, फर्टाइल, उपजाऊ, बताइए मुझे क्या होगा? अबेंडेंट, एम्पल अमाउंट, काफी ज्यादा अमाउंट में हो, एम्पल अमाउंट, काफी ज्यादा अमाउंट में हो, अबेंडेंट हो। ठीक है। हार्श, कठोर, कठोर, वो क्या होता है हार्श। एंड फेलो, व्हाट इज फेलो? जो बंजर जमीन होती है दैट इज फेलो होती है। ठीक है, वही फेलो होती है। तो ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि हमारा बैरन का राइट आंसर फर्टाइल हो जाएगा। बैरन मतलब अनउपजाऊ कोई चीज, अनफर्टाइल, एंड फर्टाइल इज समथिंग दैट इज उपजाऊ। तो बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट पे चले, कन्फाइन करना। कन्फाइन करना, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वर्ब। कन्फाइन का मतलब क्या होता है? इसका नाउन फॉर्म बड़ा ही कॉमन है जो हम यूजुअली बहुत यूज कर लेते हैं, दैट इज कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो कन्फाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देना, किसी चीज को रोक देना, दैट इज कन्फाइन कर देना। किसी चीज को रोक देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, रेस्ट्रेन कर देना, इम्प्रीजन कर देना, कर्ब कर देना, कंटेन कर देना, थ्रॉटल कर देना, क्वाट कर देना, इम्पीड कर देना। इन सब का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को रोक देना। ठीक है, ऑप्शंस पे देखें, पहला ऑप्शन है परमिट कर देना, मतलब अलाउ कर देना, रेस्ट्रेन कर देना, इम्प्रीजन कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब रोक देना, कन्फाइन कर देना। क्लियर? सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एरर। एरर बताना है। दिस बुक इज डिफरेंट देन दैट, दिस बुक इज डिफरेंट देन दैट। ठीक है, कि ये बुक उस बुक से अलग है। सो एरर क्या होगा? एरर होगा डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑलवेज, डिफरेंट इज always followed by from।
ठीक है, डिफरेंट हमेशा अपने बाद फ्रॉम लेता है, ना कि देन। ठीक है, तो डिफरेंट के बाद कभी भी देन नहीं आएगा, हमेशा हमेशा फ्रॉम ही आएगा। तो ये बुक उस किताब से अलग है। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना किसी दो चीजों का, व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स, व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स, जब हम किन्हीं दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो उस केस में डिफरेंट हमेशा अपने बाद, कंपेयरिंग टू थिंग्स, उस केस में हमेशा डिफरेंट अपने बाद फ्रॉम लेगा। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? गुड, क्लियर। So where will be the error? Error will be the option 3 part C. Next पे चलते हैं। We received much help from the neighbors. कि हमें neighbors से help मिलती है। C, where is the error? Error कहाँ है? Error यहाँ है कि much जो है, much is used, much कहाँ यूज होता है? much यूज होता है या तो नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। या तो सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव हो, या तो इंटेरोगेटिव हो। ठीक है, मतलब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के संदर्भ में हम मच को यूज करते हैं। मच का मतलब होता है कि थोड़ा सा, थोड़ी सी हेल्प की। जैसे कि वी डिडंट गेट मच हेल्प, जैसे कि मुझे ज्यादा जरूरत नहीं मिली। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये था, जैसे नेगेटिव सेंटेंस था। तो मच जनरली नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव केस में हम यूज लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इंपेरेटिव है, तो इस केस में क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? मच जो है ये हट जाएगा, इसको हम अबोर्ट कर देंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि वी रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द नेबर्स। और अगर मच कर रहे हैं तो हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होगा कि वी डिडंट गेट मच हेल्प फ्रॉम द नेबर्स, या फिर वी रिसीव्ड अ लिटिल हेल्प फ्रॉम द नेबर्स। ठीक है, ऑप्शन इसका जो होगा बी हो जाएगा। इस पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि लेट अस वाई। वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब होता है कंपीट करना, कंपीट करना, दैट इज वाई। लेट अस वाई टू वन अनदर इन डूइंग गुड, कि हमें एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए कुछ अच्छा करने में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेयर इज द एरर? एरर कहाँ है कि वाई कभी भी अपने बाद में टू प्रेपोजिशन नहीं लेता, हमेशा वाई के साथ या तो फ्रॉम आएगा या तो विद आएगा। वो भी डिपेंड करेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि क्या आना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन या तो दो के बीच में होगा या तो कईयों के बीच में होगा। ठीक है, कंपटीशन टू वन अनदर नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कंपटीशन विद वन अनदर आ जाएगा, विद वन अनदर आ जाएगा। ठीक है, लेट अस कंपीट विद वन अनदर इन डूइंग गुड। इज इट क्लियर? यहाँ पे विद क्यों लिया? मैंने कहा या तो हम विद लेंगे या तो हम फ्रॉम लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे सब लोगों का कंपटीशन हो रहा है, इट इज कंपटीशन बिटवीन द पीपल, सो वी विल यूज विद। ठीक है, इन प्लेस ऑफ टू। क्लियर? इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वी है आरसी। आरसी का पैटर्न बताइए, प्रश्न पढ़ो, पहले कुछ कुछ कीवर्ड टिक करो, फिर पैराग्राफ पढ़ो एंड देन फिर क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, कि एंटीबायोटिक्स को ओवरवर्क मिरेकल क्यों कहा गया है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम पहले प्री एंटीबायोटिक डेज पे जाने का
क्यों नहीं सोच सकते। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पैसेज हमें किस बारे में बता रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पैसेज पढ़ना होगा। चलिए, in the past 50 years doctors across the world have accepted the practice to prescribe antibiotics at a first sign of a trivial infection or treat patients with a handful of antibiotics। trivial मतलब मामूली सा, मामूली सा, ना के बराबर, मामूली सा, ना के बराबर। ठीक है, क्या कह रहा है ऑथर, ऑथर बोल रहा है कि 50 वर्षों से, 50 ईयर्स से डॉक्टर्स जो है उन्होंने एक प्रथा अपना रखी है, उन्होंने ये प्रथा अपना रखी है कि अगर कोई भी छोटा सा भी इन्फेक्शन का साइन दिखे तो हम उसको एंटीबायोटिक दे दे या फिर उसको खूब सारी एंटीबायोटिक्स की डोज दे दे। कब, अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन उसमें नजर आ रहा हो, किसी पेशेंट में नजर आ रहा हो, तो डॉक्टर्स ने एक प्रथा अपना रखी थी। These days it is not uncommon, uncommon नहीं है मतलब कि common है, to see practitioners prescribing multiple antibiotics without any real indication or relevance for such a combination of drugs। कह रहा है कि बहुत कॉमन है देखने को कि आजकल क्या हो रहा है, कि आजकल क्या हो रहा है, प्रैक्टिशनर्स मतलब डॉक्टर्स जो है भर भर के एंटीबायोटिक्स हमें दे रहे हैं। कुछ भी हो रहा है तो दे आर गिविंग अस लॉट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की, और जो हमारी बीमारी से रिलेवेंट है नहीं है, लेकिन वो हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दिस इज हैपनिंग इन टुडेज टाइम। ठीक है, antibiotics have traditionally been known as miracle drugs, but there is growing evidence that they are not overworked miracles, especially in the countries like ours where there is easy access to drugs across the country। कह रहा है across the country कर लेना डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स को पहले मिरेकल ड्रग्स बोला जाता था। मिरेकल ड्रग्स मतलब जादुई दवाई। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ऐसी ऐसी दवाइयां भी थी, और जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी, जैसे कि पहले के टाइम पे टीबी फॉर एग्जाम्पल, कि टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, लेकिन एंटीबायोटिक्स से टीबी को भी ठीक किया गया, इसलिए एंटीबायोटिक्स को एक मिरेकल ड्रग्स भी बोला गया। और यहाँ पे ही कह रहा है कि इट इज ग्रोइंग एविडेंस दैट दे आर ओवरवर्क्ड मिरेकल्स स्पेशली इन द कंट्री। लेकिन कह रहा है इनका इतना ज्यादा अत्यधिक, इनका ओवरवर्क, इतना अत्यधिक यूज ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे देश में प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है हमें एंटीबायोटिक खरीदने के लिए। हम किसी भी दुकान पे जाके नॉर्मली एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और हमें वो दवाइयाँ मिल भी जाती हैं। तो जैसे हमें कोल्ड हो गया, हम किसी भी दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमें जुकाम की दवाई दे दो, वो हमें चेस्ट एंड कोल्ड पकड़ा देगा। नॉर्मल जो परचून की दुकान होती है वहां भी डिस्पिरिन, क्रोसिन, चेस्ट एंड कोल्ड ऐसी दवाइयां मिल रही हैं। तो ऑथर क्या कह रहा है? ऑथर कह रहा है कि जैसे हमारी कंट्री जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, इजीली एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, छोटी सी भी बीमारी होती है एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, जिससे हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं जिससे हमारे शरीर की रेजिस्टेंस पावर जो है वो कमजोर होती जा रही है। काफी सारे ऐसे बैक्टीरिया ऐसे अंदर पल रहे हैं जिनको पता है कि दवाई लाते ही वो ठीक हो जाएंगे। पहले क्या होता था, जैसे छोटी मोटी जुकाम होता था तो हम क्या करते थे, दवाई नहीं लेते थे, कोशिश करते थे कि हमारा शरीर ही खुद उसको ठीक करे। तो ऑथर इसीलिए कह रहा है कि इनका ओवरवर्क हो रहा है, इनका एक्सट्रीम यूज हो रहा है, जिससे हमारे शरीर पे असर पड़ेगा। वी कैनॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक्स डेज। हम पहले जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी उससे पहले वाले समय में जाने का नहीं सोच सकते। येट द अनब्रिडल्ड यूज ऑफ, अनब्रिडल्ड मतलब होता है फ्रीली use of these agent is inexorably that can't be stopped, या फिर जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, propelling us in that direction। लेकिन इनका फ्रीली यूज जो है हमें उस डायरेक्शन में ही, उस दिशा में ही लेके जा रहा है। किस दिशा में? जहां पे पहले प्री एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी,
उस टाइम पे। क्यों ऐसा ऑथर क्यों बोल रहा है? ऐसा ऑथर इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम इतनी ज्यादा हर छोटी छोटी बीमारी पे इतनी ज्यादा दवाई ले रहे हैं कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है ना, जो रेजिस्टेंस पावर है, वो अपने आप ही कमजोर होती जा रही है। और ऐसा समय ना आ जाए कि हम एंटीबायोटिक्स लेते 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 शरीर को इतना कमजोर बना ले कि एंटीबायोटिक्स ही हमारे ऊपर काम करना बंद कर दे। सो दिस इज व्हाट ऑथर इज सेइंग। आर के बाबा वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स को हमने ओवरवर्क्ड मिरेकल्स क्यों बोला है? क्योंकि हम इनका ओवर यूज कर रहे हैं, अत्यधिक यूज कर रहे हैं, अत्यधिक यूज कर रहे हैं, दे आर ओवर यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम पहले के टाइम पे जब एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी उससे पहले के टाइम पे जाने की क्यों नहीं सोच सकते? क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि एंटीबायोटिक became indispensable? नहीं, we must go back to pre antibiotic days। वही तो ऑथर पूछ रहा है, क्यों नहीं सोच सकते? We cannot stop using antibiotics। हाँ, क्योंकि हम एंटीबायोटिक का यूज का स्टॉप ही नहीं कर रहे, इसलिए। द पैसेज टेल्स अस, हमें पैसेज किस बारे में बता रहा है? पैसेज हमें बता रहा है कि एंटीबायोटिक्स का यूज हम इनडिस्क्रिमिनेटली कर रहे हैं, धड़ाधड़ उसका यूज किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। कोई भी बीमारी होती है, ये लो चेस्ट एंड कोल्ड, ये लो कोई भी पैरासीटामोल पकड़ा देते हैं, भर भर के एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। तो ऑथर यही कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स का यूज हम इतने बुरे तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटली कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? वेरी गुड आफ्टरनून बीना। थोड़ा सा लेट है आप, अभी तो हमारी क्लास एंड हो गई, क्योंकि यही क्वेश्चन थे आज के लिए हमारे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। कल मेगा टेस्ट सीरीज है डियर स्टूडेंट्स, आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिए। कल का पेपर आपको देना बहुत ही, मैं तो ये कहूँगी एक तरीके से कंपल्सरी है। जितना वो पेपर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ना, उतना आई गेस अभी तक के सारे एग्जाम्स नहीं रहे होंगे, अभी तक के 21 पेपर नहीं रहे होंगे जितना कल वाला रहेगा। तो एक बार सभी एनरोल करा लीजिए, कल का पेपर मिस मत कीजिए बिल्कुल भी, और पेपर दीजिए। कल हम फिर से 3 बजे मिलेंगे। आज आप लोग काफी लेट हो गए हैं, कल 3 बजे आ जाइएगा डियर स्टूडेंट्स। हम फिर से इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपके जितनी भी क्वेरीज होंगी सारी ले लेंगे, सारी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स कल की क्लास में 3 बजे। आना मत भूलिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी छोड़ दीजिएगा, मैं देख लूंगी। हम कल उन सबको डिस्कस करेंगे, सारी क्वेरीज को हम लेके फिनिश कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।